हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं एमए सेमेस्टर थर्ड के सब्जेक्ट कोड CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इससे यूनिट 4 से जिसका C है हेगल्स एंड मार्क्स डायलेक्टिकल मेटलिज्म, जिसको हम लोग हिंदी में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी कहते हैं। तो हमें दो व्यक्तियों जैसे हेगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को पढ़ना है। तो आज मैं कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करूंगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है क्या, और कार्ल मार्क्स का हेगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से तुलना कराते हुए हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो शब्दों द्वंद्वात्मक तथा भौतिकवाद के मेल से बना है। इसमें प्रथम शब्द तो उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा तत्व सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। यह विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। द्वंद्वात्मक दर्शन प्रणाली को सर्वप्रथम हेगल ने स्थापित किया था। उनका मानना था कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से हुई है। उन्होंने इसके 3 अंग बताए थे: वाद, जिसे हम थीसिस कहेंगे, प्रतिवाद, जिसे एंटीथीसिस कहेंगे, तथा संवाद, जिसे सिंथेसिस भी कहा जाता है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हेगल का यही द्वंद्वात्मक दर्शन था। ठीक है, यानी ये जो विचार थे ये हेगल के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, जिसमें वाद, प्रतिवाद और संवाद की चर्चा की गई थी। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता है। थोड़े समय बाद वाद की एक साधारण स्थिति है। थोड़े समय के पश्चात वाद के असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रतिवाद का जन्म होता है। यह निषेधात्मक स्थिति वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है, और प्रतिवादों के संयोग से संवाद की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को मार्क्स तथा उसके अनुयायियों ने गेहूं के पौधे से दृष्टांत देकर समझाया है। गेहूं का एक दाना लीजिए। यह दाना फाद कहलाता है। भूमि में बो देने पर उसके उपरांत उसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यह गलकर या नष्ट होकर अंकुरित होता है और उससे पौधा बनता है। यह पौधा विकास की दूसरी कड़ी अर्थात प्रतिवाद है। तीसरी कड़ी पौधे में बाली का आना, इसके पकने पर गेहूं के दाने का बनना और पौधे का सूखकर नष्ट हो जाना होता है। यह तीसरी दशा संवाद या विपरिणाम, जिसको हम लोग निगेशन ऑफ निगेशन भी कह सकते हैं, है। आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को इस प्रकार समझाया जा सकता है: पूंजीवादी या व्यक्तिगत संपत्ति की अवस्था वाद होती है, जिसमें यह दोष रहता है कि समाज संपत्तिशाली व सर्वहारा लोगों के 2 वर्गों में बंट जाता है। इसके इस दोष के कारण समाज में संघर्ष प्रारंभ होता है तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक व्यवस्था के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की यह व्यवस्था आती है, जिसे सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था कहा जा सकता है। इन दोनों अवस्थाओं को संवाद स्वरूप वह व्यवस्था होती है जिसे साम्यवादी अवस्था कहा जाता है
तथा जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था होती है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक हीगल के द्वंद्वात्मक से बहुत अधिक भिन्न है। स्वयं मार्क्स के ही शब्दों में उन्होंने कहा है कि मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति में केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है, वरन यह उसके विपरीत भी है। मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल पर खड़ा किया। इस प्रकार उपरोक्त कथन कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के विषय में बताए हैं। हीगल और मार्क्स के द्वंद्वात्मक में प्रमुख अंतर यह था कि हीगल एक आदर्शवादी था और वह विश्वात्मा या सूक्ष्मतम आत्मत्व को समाज का नियामक या कारण मानता था। हीगल की दृष्टि में इतिहास विश्वात्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है और वह भी एक दैवीय आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्वात्मा के सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया और उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता स्वीकार की, क्योंकि वह न केवल प्रत्यक्ष सत्य या वास्तविक ज्ञान है, वरन सुस्पष्ट शाश्वत रूप भी है। मार्क्स का कहना है कि हम आत्मा का अनुभव प्रत्यक्ष में नहीं कर सकते और इसलिए हमारे लिए उसका होना नहीं होने के बराबर होता है, परंतु इसके विपरीत भौतिक पदार्थ जैसे मिट्टी, पत्थर, हड्डी, मांस आदि हमारे प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले तत्व होते हैं। हमारे लिए ये सर्वथा सत्य माने जाते हैं। इस कारण हम निश्चित और स्पष्ट भौतिक वस्तुओं को छोड़कर आत्मा जैसी मृग मरीचिका को अपने दर्शन का आधार कैसे बनाएं? ऐसे दर्शन में वास्तविकता नहीं हो सकती। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल के विपरीत भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार बनाया। हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रगति अथवा आदि आत्मा के विकास अर्थात उससे उत्पन्न है, परंतु मार्क्स के मत में जिसे हम आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं, वह उसी प्रकार भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तुएं हैं जैसे घड़ी के पुर्जे को एक निश्चित क्रम में संयुक्त कर देने पर उसमें गति उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार हीगल विचारों को प्रधान मानते हुए पदार्थ को विचारों का प्रतिबिंब मानते थे, किंतु मार्क्स पदार्थ की प्रधानता मानते हैं और उसका विचार था कि पदार्थ ही विचारों का स्रोत होता है। मार्क्स के ही शब्दों में मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। अब हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो द्वंद्वात्मक के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन एक समग्र इकाई है जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर संबद्ध और अन्योन्याश्रित होती है। इसलिए हमारे द्वारा किसी वस्तु की अन्य वस्तुओं से पृथक रूप से नहीं समझा जा सकता। वस्तु को समझने के लिए हमें वस्तुओं के पारस्परिक संबंध भी समझने होंगे। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है कि द्वंद्वात्मक के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील होती है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीजें उत्पन्न और विकसित होती है तथा पुरानी चीजें नष्ट होती रहती हैं। अतः हमारे द्वारा विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को दृष्टि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता वस्तुओं के विकास
और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं होती है। वस्तुएं सरलता से अपने ही गुण की दिशा में आगे नहीं बढ़ती रहती, वरन विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत उनका रूपांतरण भी होता रहता है। समय समय पर उनमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने पुराने गुण को छोड़कर नवीन गुण धारण करती है। इसका चौथी महत्वपूर्ण विशेषता हम देखते हैं कि वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वे धीरे धीरे ना होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं। इसका उत्तर मार्क्स हीगल की विचारधारा के आधार पर ही देते हैं। उनके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इस परस्पर विरोधी तत्वों के संघर्ष के फलस्वरूप ही वस्तु में गुणात्मक परिवर्तन होता है। इसकी छठी महत्वपूर्ण विशेषता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तथ्यों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ की संपूर्ण विश्व की नियंत्रण शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को देखते हैं, जो मूल रूप से हीगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से ली गई है। उसे कुछ संशोधनों के पश्चात मार्क्स ने अपनी एक नई थ्योरी दी है, जो अलग विचार प्रदर्शित किए हैं। हमने उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला। अब हम उसकी आलोचना करते हुए उसका निष्कर्ष करेंगे। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त यह विचारधारा अत्यधिक और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी होती है। इस पद्धति में कई त्रुटियां भी पाई जाती हैं। दरअसल इतिहास एक अविरल धारा है, जिसमें न तो कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती है और न कोई क्रांति द्वारा भिन्न भिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों के पश्चात परिवर्तित हुई है। इस पद्धति को अपनाना अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास होना है तथा उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं होती है। यदि हम इस विचार पद्धति को स्वीकार कर लें तो मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। अब अंततः जब हम इसके आलोचना के पश्चात इसके निष्कर्ष पर ध्यान दें तो हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में हेगल एवं बाद में मार्क्स ने अपनी मान्यताएं स्पष्ट की हैं। यद्यपि इन स्थापित मान्यताओं में कुछ त्रुटियां अवश्य हैं, परंतु यह मार्क्स एंजल्स की समस्त दार्शनिक लेखों का आधार यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत ही है। यद्यपि इसकी मान्यताएं भावी दार्शनिक मान्यताओं को प्रेरित किया, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, परंतु यह काफी महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार से जब हम इस विषय को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है, इसकी उत्पत्ति हेगल के आदर्शवादी विचारधारा से हुई थी, जिसको बाद में कार्ल मार्क्स ने संशोधन करके उसमें काफी कुछ सुधार किया और हेगल के सिद्धांतों से अलग अपना एक अलग मत प्रतिपादित किया। और इसका हमने अनेक उदाहरणों से भी, जो गेहूं के बीज के उदाहरण के द्वारा मैंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वे किस तरह से इसकी व्याख्या करते हैं और समाज पे भी इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, यह आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह जो विषय है यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। इसको आप अच्छे से समझेंगे और दोनों में परस्पर विभेद रखेंगे। यह प्रश्न
के रूप में हमसे यह पूछा जा सकता है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विस्तृत वर्णन करें, तो उसमें आप इन सभी बातों को चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे सिलेबस में मार्क्स के साथ साथ हमें हेगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को भी पढ़ना है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सा प्रश्न किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। अगर हेगल का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पूछेगा तो इसके अगले वीडियो में मैं हेगल के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करूंगा। तो ये प्रश्न के लिए आप तैयार रहें, ये अति संभावित प्रश्न है आगामी पीजी की परीक्षाओं के लिए। तो मैं इसी के साथ अपने इस विषय को आज ही विराम देता हूं। मैं आप लोगों से अगले विषय के नए विषय के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।